हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में दो चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 हमने पूरा पढ़ के फिनिश किया। अब आज बारी है पढ़ने की चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस हमने पढ़ लिए। अब बारी है पढ़ने की बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मतलब सीधी बात, चैप्टर नंबर 9 में जो भी कुछ पढ़ा उसका रियल लाइफ में, उसका एक्चुअल वर्ल्ड में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। दैट इज़ वॉट we will get to know in this chapter, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस कई जगह है। मेनली जो हमारी बुक में दी हुई है वो हमें दिया हुआ है क्या क्या, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ट्रांसजीनिक एनिमल्स। 3 जगह पे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ दिया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम मेनली कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। मेनली हम क्या पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो पहले हम वो सारी फील्ड्स डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। आप देखो, biopharmaceuticals, all the medicines, then therapeutics, again related to medicines, diagnostics, again related to medicine, genetically modified crops related to agriculture, processed food, भाई इतना सारा processed food खाते हैं, हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है। तो again agriculture, then bioremediation। now what do you understand by bioremediation? भाई वही जो क्रॉप फील्ड्स में अननेसेसरी पेस्ट, वीड, इंसेक्ट्स जो ग्रो कर रहे हैं भाई उनको ख़त्म करना, तो दैट इज़ बायोरेमेडिएशन। वेस्ट ट्रीटमेंट, भाई वेस्ट के ट्रीटमेंट में भी बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल है। सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था, याद आ रहा है? सीवेज ट्रीटमेंट जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने सीखा था, क्या सीखा था कि एनारोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरियाज, एरोबिक बैक्टीरियाज का वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रोल था इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देन लास्टली एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी इन एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो these microbes or this biotechnology plays very very important role. So these are certain some fields, मतलब अब यहाँ तक लिमिटेड नहीं रह गई है बायोटेक्नोलॉजी की यहीं यूज़ हो रही है, और भी ज़्यादा वास्ट फील्ड्स हैं। बट आप अपने नॉलेज को अभी यहाँ लिमिट कर सकते हो अभी के लेवल पे, क्लास 12th के लेवल पे, कि दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, दीज आर सर्टेन फील्ड्स जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी को काफ़ी वाइडली यूज़ किया जा रहा है। क्लियर? ओके, चलिए समझ में आया आपको? आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मेनली बायोटेक्नोलॉजी का मकसद क्या है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। मतलब चलो ठीक है, डेवलप हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें बनाना आ गया, लेकिन काम ख़त्म तो नहीं हो गया ना। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कंटिन्यूसली रिसर्च चल रही है। एंड व्हाट आर द 3 मोस्ट क्रिटिकल स्टेप्स जिस पे रिसर्च की जा रही है? नंबर 1, provide best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme। सबसे पहले तो सर्च ऑफ अ कैटलिस्ट, क्योंकि आपको पता है आधी के ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन दे रिक्वायर कैटलिस्ट। अगर हम बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, अब बेस्ट कैटलिस्ट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी माइक्रोब, इट कुड बी एंजाइम, कुछ भी, तो वो जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, जो भी प्रोसेस है उसको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। कैटलिस्ट का काम क्या होता है आप बताओ? कैटलिस्ट विल इनहैंस द रेट ऑफ रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो जो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट है दैट विल बी मोर, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ना, हम कर ही यही रहे हैं, हमारा मकसद ही यही है कि वी नीड मोर प्रोडक्ट। तो सबसे पहली जो अप्रोच हो गई जहाँ पर बहुत क्रिटिकल रिसर्च कंटिन्यूसली, अभी भी काफ़ी ऐसा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी में जिस पर रिसर्च की जा रही है, तो पहला वो हो गया प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, इट कुड बी इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, अ माइक्रोब, एंजाइम और एनीथिंग। सेकेंड अगर हम देखें तो सेकेंड क्या है? क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब भाई जब मिल गया प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, चलो सपोज एक माइक्रोब मिल गया और एक पर्टिकुलर रिएक्शन को में वो बिहेव करता है एज ए कैटलिस्ट और बढ़िया बढ़िया से हमारा प्रोडक्ट बनवा दे रहा है, लेकिन दूसरी दिक्कत ये थी कि भाई जिस टाइप की कंडीशन उस बेचारे माइक्रोब को चाहिए थी रिएक्शन को करवाने के लिए, आप वो कंडीशंस दे ही नहीं पा रहे हो। मतलब यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस।
और आपने पढ़ा है कि जब तक ऑप्टिमल कंडीशंस नहीं दोगे तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक आपका काम नहीं बनेगा जब तक आप ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड ना करवा दो। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आता है कि अच्छा, अगर हमको ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराना है तो पहली चीज़ तो कैटलिस्ट चाहिए, जो हमने ढूंढ लिया। सेकेंड, कैटलिस्ट के साथ साथ में ऑल द ऑप्टिमल कंडीशंस आर वेरी वेरी नेसेसरी, बिकॉज जब तक सारी ऑप्टिमल कंडीशन नहीं होंगे तब तक प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा ही नहीं, और होगा भी तो ऐसे लुचुर पुचुर सा सिंथेसाइज होगा। तो पहली चीज़ तो कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम और माइक्रोब। सेकेंड चीज़, आपको प्रोवाइड करनी है ऑल द ऑप्टिमल कंडीशंस। And now what is the third area in which this critical research is being performed? That is downstreaming processing. Technologies to purify protein organic compound. अब इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सब कुछ को मार्केट में थोड़ी ना अवेलेबल करा देते हैं, नो, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट सेफ। तो मतलब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस आर कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि उससे ही ना हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया, ये वैक्सीन आपने बनाई, सही भी है कि नहीं। कैटलिस्ट दे दिया, ऑप्टिमल कंडीशन दे दी, तब प्रोडक्ट ही बनेगा, लेकिन बनने के बाद भी इट इज़ ओके और नॉट, तो दैट मीन्स डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ सेफ और नॉट सेफ जो भी है वो हमें किसके पता चलता है, वो हमें पता चलता है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस से। तो थर्ड रिसर्च का जो एरिया है बायोटेक्नोलॉजी में, दैट इज downstreaming processes. So these three are the three critical research areas of biotechnology. सबसे पहले best catalyst provide करना in form of a microbe or enzyme. Secondly, उसके लिए हमें best क्या करना, optimal conditions provide करना. And lastly, downstreaming processes. Very very important. तो downstreaming processes के कारण, मतलब downstreaming process किस लिए, ताकि जो भी प्रोडक्ट यहाँ तक बन गया है वो ह्यूमन यूज़ के लिए ठीक है कि नहीं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, उसके यूज़ डिसयूज़ जो भी है सब कुछ आपको मेंशन करना है। क्लियर, समझ में आई आपको बात? ओके, तो आपको अप्रोचेस और रिसर्च भी समझ आ गई। नाउ हम शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको हमने क्या पढ़ाया, हमने आपको वेरियस मतलब क्या पढ़ाई, फील्ड्स पढ़ाई जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी को। अब बहुत सारी फील्ड्स में से आपको कुछ सिलेक्टेड पढ़नी है, उसमें से फर्स्ट है एग्रीकल्चर। तो इस वीडियो में वी विल डील विद ओनली विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर? सो व्हाट इज आवर मेन एम? क्यों भैया हमें एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को डालना है? अच्छा खासा चल रहा है एग्रीकल्चर, चलने दो, आपने को क्यों 3-5 करना है? क्यों टेक्नोलॉजी को आपको एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करना है? क्यों, वाई? आप खुद सोच पा रहे हो अगर, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग के ढक्कनों को खोलो, और अगर आप थोड़ा सा सोचो, एग्रीकल्चर में हमारा मेन मकसद होता है हमारी फसलें अच्छी हों, हमको जो रिज़ल्ट, हमको जो मतलब प्रोडक्ट मिले वो ज़्यादा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, कोई भी कीड़े मकोड़े आके हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, हमारी फसल अच्छी रहे, हरी हरी लहराती रहे, अल्टीमेटली उसमें जब गेहूँ आए, चावल, जो भी कुछ आए, अच्छी क्वालिटी का हो, ज़्यादा क्वांटिटी में हो, कुछ भी दिक्कत ना हो, यही चाहिए हमें। तो मतलब कि 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। अल्टीमेटली हम इसलिए एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को घुसेड़ रहे हैं क्योंकि हमको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, बेसिकली फूड प्रोडक्शन। अब मैं फूड प्रोडक्शन का तक लिमिट नहीं करूंगी, मैं बोलूँगी कोई भी जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करना है, इसीलिए यू आर इंट्रोड्यूसिंग बायोटेक्नोलॉजी इनटू कहाँ पे, एग्रीकल्चर। अब क्या 3 अप्रोच है भैया यूज़ करके, आप जिनको यूज़ करके बढ़ा सकते हो? पहले चलो बात करते हैं कि आप अपना एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। क्या 3 अप्रोच है? सबसे पहले यूजिंग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अब इसका क्या मतलब होता है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, केमिकल्स यूज़ करते हैं ना, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, यूरिया डाल देते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। पता है ना ये चीज़ आपको, क्योंकि वहाँ पर कीड़े लग रहे हैं अगर फसलों में, तो मार्केट से लेके आए और फटाफट से बहुत सारा पेस्टिसाइड, उसको घोला पानी में स्प्रे कर दिया, इंसेक्टिसाइड लाइट स्प्रे कर दिया, यूरिया डाल दिया, मतलब जो भी है वहाँ पे फटाफट से डाल दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? केमिकल्स डालने से दिक्कत क्या है? अच्छा तो चल रहा था, ठीक है चल रहे दोनों, क्या दिक्कत है? Those chemicals are not good for soil as well as for us. जो तुम डाल दे रहे हो ना इंसेक्टिसाइड, तो तुम नहीं डाल रहे, फार्मर्स जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
बहुत ही छोटे टाइम के लिए, कम टाइम के लिए, वो ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ से इंसेक्ट्स को मार दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन अगर इन द लॉन्ग रन आप देखो तो भाई इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू एनी ऑफ अस, बल्कि इट इज़ हार्मफुल। हम में दिक्कत करेंगे ऑल द केमिकल्स, प्लांट्स में दिक्कत करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को गायब करेंगे। तो मतलब ये वाला मेथड मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। चलो ठीक है, नाउ व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? सेकंड अप्रोच इज टू यूज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सीधा सीधा मतलब यह है केमिकल फ्री। कोई भी केमिकल्स को यूज़ नहीं किया जा रहा है, एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक। वहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए जाएंगे, बल्कि मैन्योर यूज़ करी जाएगी। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सीधा साधा क्या मतलब है? कोई भी केमिकल्स को यूज़ नहीं किया जाएगा। अब लोग कह रहे मैम बढ़िया है, चलो ठीक है, ये वाला अच्छा नहीं था, ये वाला अच्छा लग रहा है, हमको यूज़ कर लो, लेकिन फिर कितना करोगे? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे करना इज अ क्यूबरसम प्रोसेस, इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स लाना, इतने सारे पेस्ट को कंट्रोल करना सिर्फ व सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। मतलब बिल्कुल कुछ हो ही नहीं था, सूझ ही नहीं रहा था कुछ की करें क्या, क्योंकि ऑर्गेनिक जो एग्रीकल्चर है वो लार्ज स्केल पे करना, इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट। स्मॉल स्केल पे आप बोलोगे मैम हमने तो अपने छत पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, तो आपके छत पे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उससे सिर्फ आपकी फैमिली खा रही है ना, आप थोड़ी ना अपने पूरे टाउन को फीड करा रहे हो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ गुड अप्रोच, बट ऑन लार्ज स्केल इट बिकम डिफिकल्ट। तो मतलब ये वाली प्रोसेस से भी काम नहीं बन रहा। तो अब हमने थर्ड अप्रोच डेवलप करी, विच इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या अप्रोच हमने डेवलप करी? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करा, हमने क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया। हमें किसी वीट प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाना था, हमने वीट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोई भी, हमने वहाँ पे फर्टिलाइजर्स नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाले, हमने वीट प्लांट के अंदर जीन डाली सीधे कि भाई इसके अंदर हाई यील्ड वाली, हाई प्रोडक्शन वाली जीन ही इंट्रोड्यूस कर दो ना, इतना लोड क्यों लेना है। उसके अंदर जैसे ही वो हाई यील्ड वाली जीन इंट्रोड्यूस करी, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। समझ में आई कहानी? ठीक है। तो द मोस्ट मतलब गुड अप्रोच और बोलना चाहिए जो काफ़ी पॉसिबल अप्रोच है, वो कौन सी थी? जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इन दोनों अप्रोचेस के क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो चलो ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। यहाँ पे कुछ मेंशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग GMOs बोलते हैं। अब पूरे चैप्टर में हर कहीं GMO लिखा रहेगा, तो GMO से आपको क्या समझना है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर द प्लांट, बैक्टीरिया, फंजी एंड एनिमल्स हुज जीन्स आर अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन। तो आपको पता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? जिनके जीन्स में आपने कुछ छेड़छाड़ी करी है, जिसमें आपने बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर दी है, आपने उनके DNA RNA उसमें कुछ तो भी अल्टरेशंस कर दिए हैं, दैट आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एंड व्हाट डू यू मीन बाय GM? GM is not good morning which you send to your girlfriends. GM is genetic modifications. Okay? चलो ठीक है भाई, मैंने कहा बता दो, अभी हर कहीं लिखा आएगा GMO तो आप बोलोगे अरे मैडम ये क्या लिख दिया। नाउ एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन, एग्रीकल्चर यूजिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो उसके क्या फ़ायदे हैं? नाउ देख लेते हैं फ़ायदे। इट मेक्स क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। सबसे पहली चीज़, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को यूज़ करने के कारण क्रॉप्स टॉलरेंट बनी टू एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। हमने उसमें ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस करे जो इजीली किसी भी एबायोटिक स्ट्रेसेस से अफेक्ट ना हो। तो वी मेक क्रॉप रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छी खासी हरी भरी लहराती हुई फसल है, कुछ नहीं तो बारिश ने बर्बाद कर दी, गर्मी ने बर्बाद कर दी, ठंड ने बर्बाद कर दी। ऐसे बर्बादी ना हो इसके लिए वी जस्ट मेक क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। ओके, फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। अब आप देखो, हमने क्रॉप को ऐसा बना दिया कि हमें पेस्ट को यूज ही नहीं करना, पेस्टिसाइड्स यूज ही नहीं करने पड़ेंगे, बिकॉज वी इंट्रोड्यूस दैट स्पेसिफिक जीन इन द प्लांट। अब पेस्ट आके प्लांट को खाएगा, वहीं मर जाएगा, वहीं के वहीं मर जाएगा वो, है ना। अब उसमें आपको पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो आप देखो, आपकी जो केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी, दैट केमिकल डिपेंडेंसी इज नाउ रिड्यूस्ड।
तो सेकेंड एडवांटेज क्या हुआ कि ऑल द डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इज नाउ रिड्यूस. थर्ड एडवांटेज, इट हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. अब भाई हार्वेस्टिंग के बाद भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था. हार्वेस्टिंग के बाद आप देखो तो काफ़ी सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं. तो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस ने आफ्टर हार्वेस्टिंग के जो प्रोसेस है उसके जो लॉसेस हैं उसको भी रिड्यूस किया. 3 एडवांटेजेस ये हो गए, समझ में आया. तो पहला क्या हो गया भाई, एबायोटिक स्ट्रेसेस से बचाया. दूसरा, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंसी को कम कर दिया. एंड तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कम किया. नाउ सी मोर एडवांटेजेस. और क्या है भाई, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट. हमने ऐसी ऐसी जीन्स इंट्रोड्यूस करी प्लांट में कि भाई सॉइल से मिनरल्स लेके प्लांट यूज कर पाए. हमने प्लांट को इतना केपेबल बनाया कि नाउ इट कैन पिक अप ऑल द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड कैन यूज इट. वो सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को पिक कर सकता है और उनको यूज कर सकता है. तो हमने क्या इंक्रीज करा, मिनरल यूसेज एफिशिएंसी जो थी हमने इंक्रीज करी. और क्या किया भाई, इट इन्हांसेस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. साथ ही साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा दी. लाइक द गोल्डन राइस. तो गोल्डन राइस जो होते हैं वो एक बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट है, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है. अगर हम बात करते हैं गोल्डन राइस की, और जो गोल्डन राइस होते हैं दे हैव वेरी वेरी हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है इन गोल्डन राइस. और गोल्डन राइस हमने बनाया कैसे हैं बताओ. गोल्डन राइस हमने बनाया है बाय यूजिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन. तो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एक है हमारे पास गोल्डन राइस विच हैज़ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू. समझ आया, एडवांटेजेस क्लियर हुए. जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज यूज, अब देखो फिर जीएम लिखा हुआ है, तो जीएम का मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन. इट इज यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, स्टार्च, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा टू इंडस्ट्रीज. अब एक और चीज़ याद रखो भाई, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उससे हम टेलर मेड प्लांट्स बना रहे हैं जिससे हम मल्टीपल सप्लाईज कर सकें, लाइक स्टार्च, फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल्स. मतलब इंडस्ट्रीज में सरप्लस में सप्लाई करने के लिए वी आर यूजिंग जेनेटिक मॉडिफिकेशन. तो व्हाट आर द एडवांटेजेस, ये 5 मार्क क्वेश्चन में स्कूल में पूछ सकते हैं बड़े आराम से. तो आपको ये सारे के सारे जो एडवांटेजेस मैंने अभी आपको समझाए, ये सारे एडवांटेजेस आपको बाय हार्ट लर्न कर लेना है. ठीक है, कि कहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपको हेल्प कर रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपको हेल्प कर रहे हैं. ओके, समझ में आ गई. नाउ लेट्स डिस्कस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. मेन दिक्कत जो फसलों के साथ होती है वो यही होती है कि भाई कोई से पेस्ट ने आके अटैक कर दिया और पूरी फसल को नुकसान पहुंचा दिया. मतलब सबसे कॉमन और सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है. अब हमको यही चीज़ कम करनी थी, तो हमने सोचा कब तक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड ये सब डालें, हम सीधे एक जीन डालते हैं. किसके अंदर, हम एक सीधे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर, और ये जीन ऐसी होगी कि वो सीधे पेस्ट को मारेगी. पेस्ट की क्या हो जाएगी, पेस्ट की डेथ कर देगी, पेस्ट की डेथ होगी सीधे. तो हमने ऐसी जीन्स प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करी जो अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेस्ट. अब उसके लिए हमने क्या करा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एक्ट एज बायोपेस्टिसाइड्स. आपने बायोपेस्टिसाइड्स पढ़ा है इन द चैप्टर माइक्रोब्स. तो बायोपेस्टिसाइड्स का क्या मतलब होता है, बायोपेस्टिसाइड्स का सीधा मतलब है कि आपको कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव यूज नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि द प्लांट इटसेल्फ इज किलिंग अ पेस्ट. तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड. इट रिड्यूसेस द नीड फॉर इंसेक्टिसाइड्स. वही अगेन केमिकल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी उसको कम कर दिया. एग्जाम्पल क्या है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप के, दैट आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एट्सेट्रा. ये सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप के. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते कैसे हैं. चलो देख लेते हैं. जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं बीटी कॉटन. तो बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. कैसे बनाई भाई हमने ये बीटी कॉटन, चलो देखते हैं. सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringius have protein that kill insect like coleopterans, lepidopterans and dipterans. तो भाई एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस thuringius,
और बैसिलस thuringius जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पर्टिकुलर कोलियोप्टेरेंस ग्रुप को किल करते हैं जिसमें बीटल्स आते हैं, लेपिडोप्टेरेंस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं जिसमें टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म आते हैं, एंड डिप्टेरेंस को किल करते हैं जिसमें फ्लाइज, मॉस्किटोज ये सब आते हैं। तो आपने अभी क्या सीखा कि बैसिलस thuringiensis एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। उस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा टॉक्सिन होता है ये जो स्पेसिफिक 3 ग्रुप के ऑर्गेनिज्म को किल करता है। और क्या 3 ग्रुप है वो, कोलियोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। नाउ thuringiensis forms a toxic insecticidal protein called BT toxin। अब इसका पूरा नाम क्या है, Bacillus thuringiensis। तो इसके अंदर ये जो Bacillus thuringiensis ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक टॉक्सिन क्रिएट होता है इसके बॉडी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं BT टॉक्सिन। Bacillus thuringiensis का टॉक्सिन है तो हमने उसे क्या बोल दिया, BT टॉक्सिन होता है। अब ये जो BT टॉक्सिन क्रिस्टल है ये इस बैक्टीरिया के अंदर ही क्रिएट होता है, ठीक है, बैक्टीरिया उसके अंदर BT टॉक्सिन क्रिस्टल प्रेजेंट है। इट डज नॉट किल द बैसिलस एट इट एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटीन फॉर्म। अब आप बोलोगे टॉक्सिन है, BT के अंदर है, बैसिलस thuringiensis के अंदर है, उसको क्यों नहीं मार रहा, मार देता, उसके तो अंदर ही प्रेजेंट है क्रिस्टल। तो भैया BT टॉक्सिन जो है जब वो बैसिलस thuringiensis की बॉडी में रहता है तो इट इज इन इनएक्टिव प्रोटीन फॉर्म। किस फॉर्म में है वो, अभी इनएक्टिव प्रोटीन है वो, अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है, अभी वो एक्टिवेटेड नहीं है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं भाई, बैसिलस thuringiensis है जो स्पेसिफिक कुछ ऑर्गेनिज्म को मारता है। अब हमने ये तो सीख लिया, फिर हमें देखा इसकी बॉडी के अंदर चक्कर क्या है बैसिलस thuringiensis के अंदर, तो हमें पता चला इसके अंदर एक टॉक्सिन क्रिएट होता है इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल जिसका नाम क्या होता है, BT टॉक्सिन। BT टॉक्सिन जो होता है वो इनएक्टिव प्रोटीन होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है भाई, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो फिर उससे क्या हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उससे ये हो रहा है कि when an insect ingests the inactive toxin, it converted into एक्टिव टॉक्सिन। अब क्या हो रहा है भाई, ये जो टॉक्सिन आपने देखा जो इनएक्टिव प्रोटीन है, इसको जैसे ही कोई इंसेक्ट ने खाया, जैसे ही कोई इंसेक्ट ने आके फीड करा, जब भी आपने 3 ग्रुप्स पढ़े ना, कोलियोप्टेरेंस, डिप्टेरेंस एंड लेपिडोप्टेरेंस, उनमें से किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट ने इसको फीड करा तो क्या होगा, दिस इनएक्टिव प्रोटीन विल, BT इनएक्टिव जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा BT एक्टिव प्रोटीन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, BT एक्टिव प्रोटीन में। अब आप बोलोगे मैम इंसेक्ट ने खाते, उसके खाते से ही एक्टिव कैसा होगा, ऐसा क्या था इंसेक्ट के पास, तो इंसेक्ट ने जैसे ही इस टॉक्सिन को कंज्यूम किया तो इंसेक्ट की जो गट होती है, ऑल द डाइजेस्टिव पार्ट, उसमें जो pH होती है इट इज अल्कलाइन, इट इज मोर देन 7। और अल्कलाइन pH में ये जो इनएक्टिव BT टॉक्सिन होता है उसका क्रिस्टल ब्रेक होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव BT टॉक्सिन। तो इंसेक्ट का क्या चक्कर था भाई, इंसेक्ट की बॉडी में थी, गट में थी अल्कलाइन pH, और वो अल्कलाइन pH होने के कारण ये टॉक्सिन किस में कन्वर्ट हो गया, इनएक्टिव से एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। अब जब वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया, देखो इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन pH ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। तो जो क्रिस्टल था उसको सॉल्युबलाइज कर दिया और इनएक्टिव टॉक्सिन से वो एक्टिव टॉक्सिन बन गया। अब क्या होगा, द टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल। अब जो ये एक्टिव टॉक्सिन BT टॉक्सिन बन गया है ये इंसेक्ट की एपिथेलियल सेल से जाके बाइंड होगा एंड क्रिएट पोर्स, गड्ढे कर देगा। जो भी एपिथेलियल सेल्स हैं उसकी गट में, उसकी GUT में जो भी सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, उनके साथ में ये टॉक्सिन बाइंड होगा और वहाँ पे गड्ढे, लाइसिस, अल्सर्स क्रिएट कर देगा। इट कॉज स्वेलिंग एंड लाइसिस, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगा और अल्टीमेटली बेचारे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। अल्टीमेटली बेचारे इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो देख रहे हो आपको उसको कितना बुरा वो मिला है रिजल्ट BT को खा लेने का, देख रहे हो, मतलब अच्छा खासा इंसेक्ट था, उसको क्या दिक्कत थी, वो आया उसने कहा चलो ठीक है मैं खा लेता हूँ। अब उसने जैसे ही खाया तो टॉक्सिन तो BT के अंदर भी था लेकिन इनएक्टिव था इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बेचारे इंसेक्ट को पता ही नहीं था कि मेरी तो अल्कलाइन pH है मेरी गट में, उस अल्कलाइन pH के कारण वो क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हुआ, वहाँ से टॉक्सिन रिलीज हुआ, उसके एपिथेलियल सेल से बाइंड हुआ और वहाँ पे जाके जो तहस नहस मचाया, जो स्वेलिंग एंड लाइसिस करा, जिसके कारण अल्टीमेटली बैक्टीरिया की डेथ हो गई। अल्टीमेटली क्या हो गई, बैक्टीरिया की डेथ हो गई। तो आपको मज़ा आ गया होगा सुन के, आहा मर गया बैक्टीरिया कहीं का।
अब हमने इसका कैसा फायदा उठाया, हमने ऐसे फायदा उठाया, ये जो था हमारा बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजियस, जिसके अंदर क्या था, ये बीटी टॉक्सिन का क्रिस्टल था, हमने क्या करा, इस बैक्टीरिया के अंदर से बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन, हमने क्या निकाली इसके अंदर से, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन। अब इसकी बॉडी के अंदर ये जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा था, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोई जीन तो रही होगी ना कोई जीन, एंड दैट जीन वाज, जिसका नाम था CRY, क्राय जीन। ठीक है, तो हमने बैसिलस थुरिंजियस में से क्राय जीन को निकाला और हमने उसको कॉटन प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने क्या करा, बैसिलस थुरिंजियस में से क्राय जीन को निकाला और हमने उसको कॉटन प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। बैसिलस बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया थुरिंजिनियासिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्लांट्स सच एज कॉटन, और हमने वहां से वो टॉक्सिन की जीन निकाल के डाल दी कॉटन में। अब क्या होगा, मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। अब होगा ये कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आके कॉटन के प्लांट को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, कॉटन के प्लांट पे कंज्यूम करना चाहेगा, उसे खाना चाहेगा, वैसे ही ये बीटी टॉक्सिन जीन अब इंसेक्ट के अंदर, वो किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, अब वो प्लांट के अंदर आ गई है। सेम मैकेनिज्म होगा, बीटी क्रिस्टल होगा प्लांट के अंदर भी, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा बिकॉज वो किस फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जब इंसेक्ट ने अगर कॉटन के पौधे को खाना चाहा, वो क्रिस्टल इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा, अल्कलाइन मीडियम होने के कारण वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव क्रिस्टल में, और अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ आ गई कहानी सारी, क्लियर हो गया। द टॉक्सिन इज इनकोडेड बाय अ जीन नेम्ड CRY1AC, नेम्ड क्राई। तो भाई जो जीन होती है वो क्राई जीन होती है, और क्राई जीन के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज CRY1AC। देखो यहाँ मेंशन है, प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन CRY1AC एंड CRY2AB। तो मेन जो जीन है उसका नाम CRY क्राई है। अब क्राई के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि CRY1AC, CRY2AB एंड CRY1AB। तो आपको उसमें ये स्पेसिफिकली याद रखना है कि जो CRY1AC और 2AB है वो किल करती है बॉलवॉर्म्स को, द कॉटन बॉलवॉर्म्स, एंड CRY1AB किल करती है कॉर्न बोरर को। तो ये याद रखना है, MCQ टाइप के क्वेश्चंस में ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि CRY1AC का क्या काम है, 2AB का क्या काम है, देन 1AB का क्या नाम है। तो CRY इज द जीन दैट प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन। ओके, अब इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे कि CRY1AC की बात करें और 2AB की, तो वो किल करते हैं कॉटन बॉलवॉर्म्स को, और अगर हम 1AB की बात करें तो दैट किल कॉर्न बोरर्स। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो इंसेक्ट में जो बैक्टीरिया के अंदर हो रहा था, हमने उसकी जीन निकाल के प्लांट के अंदर डाल दी ताकि हमारा प्लांट बचा रहे, और अब हमारा प्लांट बन गया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एंड इट इज नाउ सेव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रुप। ओके, चलिए ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। अब ये तो हो गया एक पहला अप्रोच कि आपने किस तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। तो उसका क्या अप्रोच हो गया, बीटी कॉटन टॉक्सिन, बेसिकली बैसिलस थुरिंजियासिस को आपने यूज किया। नाउ सेकेंड अप्रोच वी हैव नेमाटोड रेजिस्टेंट इन टोबैको प्लांट। अब हमने क्या करना है, अब हमको, हमारे पास टोबैको प्लांट है और हमको उसको एक नेमाटोड से बचाना है। क्या होता है भाई, अ नेमाटोड जिसका नाम है मेलॉयडिग्नी इनकॉग्निशिया। तो ये जो है मेलॉयडिग्नी इनकॉग्निशिया, इट इज अ नेमाटोड एंड इट कॉज इन्फेक्शन इन द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। और जब रूट्स को अफेक्ट कर दिया तो पूरा प्रोडक्शन ही कम हो गया भाई, प्लांट का पूरा यील्ड जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक नेमाटोड है जिसका नाम है मेलॉयडिग्नी इनकॉग्निशिया। मेलॉयडिग्नी इनकॉग्निशिया अफेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स। टोबैको प्लांट्स की रूट को अफेक्ट करके वो उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता था। ठीक है, दिक्कत तो हमें समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पे जो मेथड अडॉप्ट किया, अब यहाँ पे हमने कोई टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन यूज़ नहीं किया, रादर हमने यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर नेमाटोड, दैट इज RNA इंटरफेरेंस। कौन सा मेथड हमने यूज़ करा, RNA इंटरफेरेंस। विच मेथड, RNAi मेथड, RNA इंटरफेरेंस मेथड। चलो समझते हैं क्या होता है RNA इंटरफेरेंस मेथड, RNAi। तो RNAi is a method of cellular defense in all eukaryote.
It prevents translation of a particular specific mRNA silencing due to complementary double stranded molecule. सुनो मेरी बात, आप सभी ने जेनेटिक्स पढ़ा है, आपको सेंट्रल डॉगमा पता है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स, और आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। डीएनए को से जो आरएनए की बनने की प्रोसेस होती है वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन्स बनने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है ट्रांसलेशन। सबको पता है? किसी को कोई तकलीफ, दुख, दर्द? कुछ नहीं? चलो बढ़िया है। आपको पता है जो डीएनए से जो आरएनए, आरएनए 3 टाइप के होते हैं ना, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। आप जानते हैं जो डीएनए से आरएनए बनता है दैट इज एमआरएनए। कौन सा बनता है? वो एमआरएनए बनता है। कौन सा बनता है? वो एमआरएनए बनता है। ओके। अब आरएनए इंटरफेरेंस जो मेथड है वो होता क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस मेथड ये होता है कि हम यहाँ पर आरएनए स्पेसिफिकली एमआरएनए के साथ में छेड़छाड़ कर देंगे ताकि प्रोटीन ना बने। समझ में आया? अप्रोच क्या है आरएनए की? आरएनए इंटरफेरेंस मेथड की अप्रोच क्या है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ब्रॉड, बिल्कुल लेम, मतलब लेमैन बोलते हैं ना उसको, वैसे ही बोलूँ, मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये करने वाले हैं, हम एमआरएनए के साथ में ऐसी छेड़छाड़ कर देंगे, हम एमआरएनए को दबा देंगे ताकि एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो ही ना। समझ आई कहानी? तो एमआरएनए को जो दबाने का चक्कर होता है वो कहलाता है साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। क्या कहलाता है वो? साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। अब इसको रीड करो फिर से। RNAi is a method of cellular defense in all eukaryotes. Eukaryotes में it is a method of cellular defense. It prevents, क्या प्रिवेंट करता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है वो of a specific mRNA by silencing it due to complementary double stranded RNA molecule. चलो फिर से समझते हैं क्या होगा। ये डीएनए हमारा होता है डबल स्ट्रैंडेड, इससे लेकिन जब आरएनए बनता है तो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और फिर यही आरएनए से बन जाता है प्रोटीन। हम इस प्रोसेस में जानबूझ के हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। जो आरएनए रहता है सिंगल स्ट्रैंडेड, हम उसको जानबूझ के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे ताकि क्या हो भाई? ताकि ये हो कि हम प्रोटीन बने ही ना, ताकि जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये हो कि प्रोटीन ना बने। समझ आई कहानी सारी? क्या करने वाले हैं? तो हम ये ऐसे हथकंडे अपनाएंगे कि हमारा अल्टीमेटली प्रोटीन ना बन पाए। उसके लिए हम एमआरएनए को साइलेंस करेंगे। कैसे साइलेंस करेंगे? बाय मेकिंग इट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। बाय मेकिंग इट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, हम उसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलें आगे। चलो आगे चलते हैं। नाउ द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। अब ये जो आपको समझ में आया कि ठीक है, ये जो हमारा एमआरएनए है इसकी आपको करनी है साइलेंसिंग ताकि जो प्रोटीन है वो ना बने। और उसके लिए आप कर क्या रहे हो? इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को, जो कि जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, आप उसको कन्वर्ट करोगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में। ओके, तो अब इसके लिए आपको इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाने के लिए आपको डीएनए का एक और स्ट्रैंड, आपको आरएनए का एक और स्ट्रैंड लाना पड़ेगा। अभी सिंगल स्ट्रैंड है ये, आपको यहाँ पे एक और स्ट्रैंड भी तो लाना पड़ेगा ना। तो द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स। तो ये जो एक और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यहाँ पे ला रहे हो आप, ये कहाँ से ला रहे हो? आइदर इट कुड बी बाय एनी आरएनए वायरस और इट कुड बी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट विच आर नोन एज ट्रांसपोजोन्स, which are known as transposons that replicate via an RNA intermediate. तो आपने जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लेके आए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के सोर्स आपको याद रखना है। इट कुड बी इन्फेक्शन फ्रॉम एनी आरएनए वायरस और इट कुड बी थ्रू मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मूव करने वाले जेनेटिक एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स। इनकी हेल्प से आप ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लेकर आए। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आई कहानी? अब क्या हो रहा है भाई, देख लेते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। अब आपको कोई वेक्टर भी तो चाहिए होगा ना, तो एग्रोबैक्टीरियम क्या था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, अगर आपको याद आ रहा है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वाज द वेक्टर फॉर प्लांट। अब एग्रोबैक्टीरियम को यूज करके आपने नेमाटोड स्पेसिफिक जीन दैट इज डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट के अंदर आपने कैसी जीन डाल दी? नेमाटोड स्पेसिफिक जीन आपने डाल दी। अब क्या होगा?
इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन होस्ट सेल। पूरा चक्कर आप ये कर रहे हो, आप ऐसा डीएनए डाल रहे हो इस प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर, जो कैसा है, ये डीएनए ऐसा वाला डाला आपने जो कि था नेमाटोड स्पेसिफिक, नेमाटोड स्पेसिफिक था। अब नेमाटोड स्पेसिफिक होने के कारण इस डीएनए ने जो आरएनए प्रोड्यूस करा वो अब सिंगल स्ट्रैंडेड ना रह के वो था डबल स्ट्रैंडेड। इट प्रोड्यूसेस बोथ एंटी सेंस एंड सेंस आरएनए इन द होस्ट। अब वो सेंस और एंटी सेंस मतलब बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए वहाँ प्रोड्यूस होंगे। सो आरएनएज आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों टाइप के प्रोड्यूस हुए, सेंस एंटी सेंस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब क्या होगा, सो दे फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड डीएस आरएनए, इट इनिशिएट आरएनएआई, और यहीं से इसका मतलब शुरू क्या हो चुका है, आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो चुका है। और अब यहाँ से जो हमारा डिजायर्ड प्रोटीन बनता, जो इसमें इन्फेक्शन करता, वो प्रोटीन अब नहीं बनेगा। तो हमने यहाँ पे आरएनए को ही साइलेंस कर दिया। समझ में आया आरएनए इंटरफेरेंस मेथड? तो हम इसमें क्या करते हैं, एमआरएनए की साइलेंसिंग करते हैं बाय जनरेटिंग, बाय क्रिएटिंग डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स होना चाहिए आरएनए का, दैट कुड बी इन्फेक्शन थ्रू एनी वायरस हैविंग आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और इट कुड बी ट्रांसपोजोन्स विच आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं? बढ़िया बढ़िया। तो हमने पढ़ा, क्लियर कर दूँ मैं ये सब? ओके। तो हमने क्या पढ़ा भैया, हमने ये पढ़ा किस तरीके से क्रॉप्स को अपनी बचाएं। पहला हमने पढ़ा थ्रू बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन, एंड सेकंड हमने पढ़ा बाय यूजिंग RNAi, दैट इज RNA इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी। Thus the parasite cannot survive in a transgenic host experience specific interfering RNA। तो ये जो स्पेसिफिक नेमाटोड है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है, एंड दैट इज इट। सो दैट इज एवरीथिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कोई भी डाउट है अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और नहीं तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।